चलिए भाई साहब, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे अगले वाले टॉपिक के बारे में। अगला जो टॉपिक आपका है ये बात करता है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल, और बोले जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका होगा या जो सेल आपका होने वाला है उसका प्राइस जो है उसके तौर पे क्या क्या बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब भाई साहब, अगर मैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एक ही चीज के बारे में बात हो रही होगी, और वो क्या रहेगा? गुड्स रहेगा भाई साहब। हालांकि अगर मैं गुड्स के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा अपन ने इसके पहले बात करी है, लेकिन अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, डिटेल में डिस्कशन जो है वो अपने को करना है। क्या कहता है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुड्स की डेफिनेशन जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दी गई है, बल्कि कहां पे मिलेगा आपको? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मिलेगा। और ये डेफिनेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको एग्जाम में सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। क्या कहते हैं भाई साहब कि अगर आप गुड्स के बारे में बात करते हैं तो बोले भाई साहब ये लगा लो कि इट इज एवरी टाइप ऑफ या फिर वेरी टाइप ऑफ मूवेबल वाली प्रॉपर्टी। सर कौन से वाली प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। ठीक है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे आप रख सकते हैं, उसे नाम क्या दिया जाएगा? सिंपल तरीके से मूवेबल वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात अपन ने पहले भी कही थी क्या, कि अगर आप लीगल टेंडर मनी के बारे में बात करते हैं, मतलब ऐसे वाला पैसा जो आज प्रचलन में है। सर मूव तो बोले वो भी होता है, लेकिन क्या उसको गुड्स बोल पाएंगे क्या? बोले बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अरे सर अगर इसको भी आपने गुड्स कह दिया तो फिर प्राइस किसको बोलोगे आप? ये समझ में आया। और फिर क्या कहा गया कि भाई साहब इवन जो चीज आपका एक्शनेबल क्लेम होगा, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल जो है वो दिया था। ऐसे वाला क्लेम जो कि अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं क्या कर सकता हूं, आपके ऊपर में एक्शन जो है वो बोले ले सकता हूं। तो ये दो चीजों को बोले आप गुड्स में काउंट मत कीजिएगा, भले ही ये एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास, एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में आराम से क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। राइट, इन दोनों को बोले यहां पे काउंट मत कीजिएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए भाई साहब, यहां सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में आगे और एक्सटेंड करके क्या कहा, इंक्लूड्स। बोले भाई साहब जो जो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी दिखाई दे रही होगी ना, वो तो बोले आप सारे के सारे गुड्स मान के चल लो। बस दो चीज को मत मानना। किसको किसको? बोले पैसे को भी मत मान के चलना, और जो एक्शनेबल वाले क्लेम रहते ना उनको भी बोले मत मान के चलना। लेकिन इसके अलावा इंक्लूड्स स्टॉक एंड द शेयर्स। सर कंपनी में जो शेयर्स वगैरह होते हैं ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट, उनको बोले आप मान के चल लीजिए। जो स्टॉक बोले यहां पे रिजर्व करके रखा गया होगा किसी भी गोडाउन वगैरह के अंदर, आप उसको भी मान के चल लीजिए। लेकिन इसके अलावा सर बोले ग्रोइंग वाली क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है भाई साहब? बोले फसल। सर लेकिन फसल तो जमीन से जुड़ी हुई रहती है ना। बोले हाँ जुड़ी हुई रहती है, लेकिन उसका पर्पस क्या है? क्या वो ऐसा रहेगा कि जिंदगी भर वो जमीन को ही जुड़ी रहेगी और वहीं पे पैदा होकर वहीं पे मर जाएगी? नहीं साहब। जब बोले उस चीज को वहां पे पैदा किया गया था, जमीन पे जब उसको उगाया गया था, तो उसी टाइम पे इंटेंशन क्या था आपका, कि कल को चल के ये जो हरी वाली फसल है ये बोले पीली होगी, और पीली होने के बाद में उसको बोले निकाला जाएगा और मार्केट में उसको बेचा जाएगा या फिर उसको खाया जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे वाली चीज जिसका इंटेंशन ही क्या था, अलग करना था, सिवर करना। ठीक है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स की बात कर लो, या फिर ग्रॉस ग्रास की बात कर लो, घास जो आपका रहता है, और या फिर बोले आप चीजों की बात कर लो। ठीक है, विच आर, वैसे तो बोले दे आर अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, वैसे तो बोले वो जमीन से जुड़े हुए, लेकिन विच आर एग्रीड टू बी सिवर्ड, मतलब ये एग्री कर लिया गया है कि उनको आगे चल के क्या किया जाएगा, उसको अलग किया जाएगा बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। सर बोले जब तक के आपकी जो फसल है वो बोले खेत में खड़ी है, उसको बोले आप मत बोलो मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको आप गुड्स मत बोलो, चलेगा। लेकिन जब इस बात को एग्री कर लिया गया है कि इस फसल को निकाला जाएगा और निकाल के बोले आपको बेच दिया जाएगा, तो ये क्या बन चुका है, ये गुड्स बन चुका है। सेम ऐसे ही एक बात और ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या बोला, थिंग्स। क्या बोला यहां पे, थिंग्स। सर थिंग्स में मेरे को एक बात बताओ, एक ना पेड़ है बोले, ठीक है, और ये पेड़ जो है ना 100 साल पुराना हो चुका है, 100 ईयर्स ओल्ड हो चुका है भाई साहब। ठीक है, क्या मैं इसको मूवेबल प्रॉपर्टी बुला सकता हूं क्या? मैंने कहा नहीं,
खड़ा है पेड़, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसकी जड़ें अगर आप देखोगे पता नहीं कहां कहां तक गई हुई है, बोले दिस इज स्टिल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन 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 हमने कहा 100 साल पुराना पेड़ हो चुका है, ये बोले वैसे भी बूढ़ा होने वाला है और शायद ये खराब हो जाए, एक काम करते हैं उसके पहले कि ये खराब होगा इसको कटवा के इसको बेच देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज की जो डेट है ये मान लीजिए 7 अगस्त है, और 7 अगस्त को हम उसी पेड़ के पास में खड़े हैं और खड़े होकर ये बात सोच रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो ट्री आपका है ये आपका अभी भी क्या है, बोले इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अच्छा, क्या मैं इसको गुड्स बोल दूं क्या? ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसको गुड्स नहीं बोल सकते। क्यों सर? क्योंकि ये इमूवेबल है ना। आप इसको ऐसे उठा के कहीं और रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। लेकिन 7 अगस्त के बाद में 3 दिन के बाद की बात है, 10th अगस्त को, कौन से दिन भाई साहब? 10th अगस्त को मेरे पास में कोई बंदा आता है जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर बी मेरे पास में आया, मैं कौन? पीसी प्रवीण चौधरी। मेरे पास में बंदा आया, आके कहता है अरे भाई ये पेड़ बेच रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, बेचने का कोई प्लान तो नहीं है। मिस्टर बी जिसको कि पेड़ वेड़ के बारे में अच्छी जानकारी वगैरह थी, थोड़ा सा खोदा, अरे दिमक लग रही है सर, अगर आप ये पेड़ को नहीं बेचोगे, आज अगर आप इसको बेचते हो आपको 50-60 हजार रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको नहीं बेचते हो तो जो दिमक लगी है ना, ये पूरे पेड़ को खत्म कर देगी सर। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ। तो ध्यान से सुनिएगा, 10 अगस्त को हम दोनों पार्टीज के बीच में इस बात का एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है कि हाँ ठीक है, ये पेड़ को आप ले जाओ और बदले में बोले मुझे 50,000 रुपए जो है वो दे देना। तो ध्यान से भाई साहब, जिस दिन हमारे बीच में इस बात का एग्रीमेंट हो गया है कि हम इसको क्या करने वाले हैं, अलग करने वाले, धरती से इसको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, तो ये क्या बन चुका है अब बोले आप इसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से मूवेबल प्रॉपर्टी का नाम जो है वो दे सकते हैं। 7 तारीख को क्या थी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। 10 तारीख को क्या हो गई? मूवेबल प्रॉपर्टी। एज सिंपल एज दैट। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से यहां पे बात करूं तो, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रहा है कि देखो भाई साहब, ये वाली चीज और ये वाली चीज मूवेबल प्रॉपर्टी कब कहलाएगी? व्हेन इट इज एग्रीड टू बी सीवर्ड। एग्री कर लिया गया, इसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। कब? बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो अगर इसके हिसाब से मैं बात करूं तो क्या कहता है भाई साहब? बोले हर एक टाइप का जो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर चाहे वो शेयर्स रहे, ग्रोइंग क्रॉप्स रहे, ग्रास रहे, या ऐसी चीजें जो कि धरती से वैसे तो बोले जुड़ी हुई है और वैसे तो बोले धरती का ही पार्ट है, लेकिन एग्री कर लिया गया है कि उसको अलग किया जाएगा सेल करने के पहले, और या फिर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन चुका है, ठीक है, हैव एक्सप्रेसली बीन इंक्लूडेड इन द टर्म्स गुड्स, उसको क्या मान लिया जाएगा? गुड्स जो है वो बोले सिंपली मान लिया जाएगा। इसके हिसाब से अगर अपन बात करें तो ध्यान से भाई साहब, मेटल एंड स्टोन दे आर गुड्स, ठीक है, भले ही वो अनक्वालिफाइड स्टेट में। सर अनक्वालिफाइड मतलब एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से वाला मेटल है। बोले एक पत्थर टाइप में मिला है धरती पे खोदने के बाद में, ठीक है, उसमें मिट्टी भी लगी हुई है, उसमें लोहा भी है, उसमें कॉपर भी है, उसमें आयरन भी है, एग्जैक्टली सेपरेट नहीं कर पा रहे कि कौन सा मेटल है, एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन से वाला स्टोन है, उसके बावजूद वो क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। दूसरी बात सर, बोले पार्टनर का जो इंटरेस्ट है, ये ध्यान से, अगर कंपनी का जो शेयर है वो गुड्स है, तो पार्टनर का जो इंटरेस्ट होगा पार्टनरशिप फर्म में, क्या आप उसको गुड्स नहीं बोल सकते? क्या मैं अपना शेयर बेच सकता हूं भाई साहब? अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, मान लीजिए कहा गया कि मैं 40% का पार्टनर हूं, तो मैं अपना पार्ट, अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर जो है वो किसी और को बेच सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्ब्लिशमेंट्स सच एज वेजिटेबल की बात करो, फ्रूट वगैरह की बात करो, उसे भी बोले गुड्स बोल सकते हैं। या फिर फिक्सचर्स, क्या बोला? फिक्सचर्स एंड बिल्डिंग्स व्हेन सोल्ड एज मटेरियल एंड सेलर एग्री टू सीवर देम बिफोर द, अरे बाप रे बाप, एक मिनट, जो बिल्डिंग धरती को जुड़ी हुई है आप उसको भी बोल रहे हो हैं? जो बिल्डिंग धरती को जुड़ी हुई है आप उसको भी? अरे नहीं, ध्यान से सुनो, अगर कोई बिल्डिंग खड़ी है, मैंने उसको गुड्स नहीं बोला, मैंने क्या कहा? यार ये बिल्डिंग को ना डेमोलिश कर दो, और इससे जो भी मटेरियल निकलेगा ना, उस मटेरियल को क्या कर देना? बोले उस मटेरियल को मार्केट में जाके बेच के आ जाओ।
उस मटेरियल को क्या करके आ जाओ, बोले मार्केट में जाके बेच के आ जाओ। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अगर ऐसा आप वहां पे बोल देते हैं तो उसे क्या नाम दे दिया जाएगा? उसे बोले गुड्स का नाम दे दिया जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सर बोले शेयर्स बिफोर अलॉटमेंट आर ऑल्सो गुड्स। सर शेयर्स बोले एक बार अगर आपने अलॉट कर दिए हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को दे दिए हैं, तो ऐसे केस में उसको नाम दे दिया जाएगा क्या? ओनरशिप इन कंपनी। ये समझा? और अदरवाइज, अदरवाइज बोले आप इसको नाम क्या दे सकते हो? गुड्स का नाम जो है वो सिंपली आप यहां पे दे सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स आफ्टर अलॉटमेंट आर गुड्स। ये ध्यान दीजिएगा वैसा, शेयर्स की बात अगर आप करोगे तो अलॉटमेंट करने के पहले गुड्स होगा, और डिबेंचर्स की बात अगर की जाए तो जब अलॉटमेंट हो चुका है उसके बाद में गुड्स कहलाएगा। सर ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो शेयर्स हैं वो बोले ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिबेंचर्स आपके हैं ये बोले उधार को रिप्रेजेंट करते हैं, डेप्ट। ये समझ में आया? तो डेप्ट जो आपने क्रिएट किया होगा, क्या मैं इसको इंटरेस्ट का नाम दे दूं क्या? इंटरेस्ट मतलब यहां पे वो नहीं बोल रहे हैं कि आपने किसी को उधार दिया तो उसके ऊपर जो ब्याज आता है ना। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जिसमें आपका कोई भी कंसर्न हो उसे कहते हैं इंटरेस्ट दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है? तो सर जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसके बाद ही आप उसको गुड्स बोलेंगे ना, उसके पहले कैसे बोलेंगे? एंड जब शेयर्स आपने ओनरशिप में कन्वर्ट कर दिए हैं, शेयर्स जब अलॉट हो चुके हैं, ओनर जब आपने बना दिया है, तो ऐसे केस में उसको गुड्स कैसे बोलेंगे सर? ये समझ में आ गया? तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। एंड सर अगर बोले पुराने कॉइन वगैरह हैं, पुराने नोट वगैरह हैं, आप उनको भी गुड्स बोल सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया। क्यों? क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है सर। कई लोग होते हैं जिनको कलेक्शन वगैरह करने का शौक होता है, पुराने कॉइन, पुराने नोट वगैरह, ठीक है? तो वो लोग आज का लीगल टेंडर मनी जो है वो दे के क्या करेंगे? इन चीजों को परचेज कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे कॉइन, ऐसे नोट दैट हैव सीज्ड टू बी लीगल टेंडर एंड हैव बिकम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्यूरियोसिटी आर इंक्लूडेड इन द गुड्स। ठीक है? फिर सर फॉरेन करेंसी जो है उसको भी गुड्स मान लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में अगर आपको कोई चीज परचेज करनी होगी आपको रुपीस देना पड़ेगा। क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है कि इंडिया में आपको सब्जी परचेज करने जाना है या किराने का सामान आपको लेके आना है, आपने कहा रुपया नहीं है मेरे पास, एक काम करो 50 सेंट्स ले लो, दुकानदार बोले निकल, पहली फुर्सत में निकल। ये समझ में आया? डन। तो हमारे कंट्री में जो फॉरेन वाली करेंसी है उसे क्या कहा जाएगा? उसे गुड्स कहा जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में सर बोले अगर मैं गुडविल के बारे में बात करूं, सर गुडविल क्या होता है? बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस की इमेज। ठीक है? अगर उसकी बात की जाए सर उसको भी बेचा जा सकता है। फिर उसके बाद कॉपीराइट और पेटेंट, ये क्या होते हैं सर? कॉपीराइट, अगर मान लो आपने कोई किताब लिखी होगी, अगर आपने कोई म्यूजिक बनाया होगा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, जाना मेरे जाने मन है, ठीक है? ऐसा आपने कोई गाना बनाया होगा, या आपने कोई मूवी बनाई होगी, ठीक है? या आपने कोई आर्टिकल या फिर ऐसे वगैरह अगर आपने लिखा होगा तो उसको बोले आप कॉपीराइट कर सकते हैं। ठीक है? या फिर अगर मैं पेटेंट के बारे में बात करूं तो सर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ अगर आपने कोई इनोवेशन किया होगा, इनोवेशन ऑफ बोल दो या इनोवेशन इन बोल दो, एनी प्रोडक्ट, ठीक है? एनी प्रोडक्ट या फिर एनी प्रोसेस, ठीक है? या फिर प्रोडक्ट और प्रोसेस के अलावा एनी प्लेटफॉर्म, गॉट द पॉइंट? तो उसको बोले आप क्या करवा सकते हो? पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हो, ताकि आप ही उस चीज को यूज कर पाओ, आपके अलावा कोई और ना कर पाए। अब आपने क्या किया? पेटेंट जो है अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया, लेकिन कल को जाके यही पेटेंट आप मार्केट में बेचना चाहें तो क्या बेच सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है? अब चूंकि आप पेटेंट को बेच सकते हैं तो इसे क्या कह दिया जाएगा? इसे बोले गुड्स का नाम दे दिया जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या है? गुड्स है। एंड सर कोर्ट का जो डिक्री होता है, क्या डिक्री? सर ये डिक्री क्या होता है सर? ये ध्यान से सुनिएगा। डिक्री का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर बाय विच एनी राइट इज क्रिएटेड।
क्या क्रिएट किया गया भाई साहब? बोले कोई अधिकार अगर क्रिएट किया गया होगा तो उसको नाम क्या दे दिया जाएगा? उसको बोले डिक्री का नाम जो है वो सिंपली दे दिया जाएगा। ये समझ में आया क्या? ऐसा कोर्ट का ऑर्डर जिससे किसी भी पार्टी का कोई अधिकार क्रिएट किया गया होगा उसे कहा जाएगा क्या? डिक्री। फॉर एग्जाम्पल एक केस हुआ था, केस में कहा गया कि सर सो एंड सो प्रॉपर्टी है, बोले ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो कहता है कि नहीं ये तो मेरी है, ठीक है। तो उसके लिए अगर ऑर्डर पास किया गया है किसी एक के फेवर में जहां पे आपका राइट क्रिएट किया गया होगा तो उसे क्या कह दिया जाएगा? उससे बोले डिक्री का नाम जो है वो दे दिया जाएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि कौन सी चीज को गुड्स कहा जाता है, और यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज को गुड्स नहीं कहा जा सकता। दो चीजें मैंने आपको बताई। पहला सर बोले एक्शनेबल क्लेम, मतलब क्या है? ऐसा कोई भी राइट विच कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू द कोर्ट, मतलब अगर ये चीज आपने मुझे नहीं दी, अगर मेरा अधिकार आपने मुझे नहीं दिया तो मैं आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अ लॉटरी टिकट इज अ गुड्स बट अ राइट टू क्लेम प्राइज इफ सक्सेसफुल इज एन एक्शनेबल क्लेम। ये ध्यान से, लॉटरी टिकट जो है वो क्या है? गुड्स है। बोले आप शायद जीतोगे, शायद आप नहीं जीतोगे, लेकिन अगर बोले आपने लॉटरी टिकट के हिसाब से प्राइज जीत लिया है और वो बोले अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो भाई साहब। तो क्या उस प्राइज को जिस पे आप क्लेम कर सकते हो क्या उसको गुड्स कहा जाएगा क्या? बोले नहीं साहब, इसको गुड्स नहीं कहा जाएगा, इसको आप एक्शनेबल क्लेम का ही नाम जो है वो देंगे। ठीक है। मनी सर बोले मनी जो है वो तो प्राइस पे करने के काम आता है ना, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हम पुराने पैसे की बात नहीं कर रहे, अभी की बात कर रहे। ठीक है, जो करंट मनी है या करेंसी नोट है एंड एम्बलेम्स मतलब कॉइन वगैरह जो आपके रहते हैं, ठीक है, ऑफ मनी जो कि लीगल टेंडर के तौर पे यूज होता है, सिर्फ उसे ही आप यहां पे एक्सक्लूड करके चलेंगे। ठीक है। Besides the above two, the court have held that debentures before allotment। फिर उसके बाद में सर्विसेज, सर्विस को कैसे गुड्स बोलेंगे भाई साहब? सर्विस, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मेरी सर्विस है, अगर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है सर्विस है, अगर सिंगर गाना गा रहा है सर्विस है, अगर प्लेयर मैच खेल रहा है फुटबॉल का क्रिकेट का एज द केस में भी सर्विस है सर। सर्विस को भी आप गुड्स में काउंट नहीं करोगे, एंड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी होगी उसे भी गुड्स माना नहीं जाएगा। राइट। गुड्स सर्व्ड और सोल्ड इन अ होटल, ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कई बार जब आप होटल में जाते हैं तो वहां पे आपको अलग से गुड्स वगैरह जो है वो मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे जाइए, वहां पे आपको एक फ्रिज मिलेगा, फ्रिज के अंदर कई ऐसे होटल रहते हैं, ठीक है, वहां पे आपको चॉकलेट्स मिलते हैं, ठीक है, कई ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां पे कि आपको लिकर वो भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको लेज वगैरह जो हैं और नट्स वगैरह, ऑब्वियसली बात है भाई साहब, चखना वखना जो है वो तो बोले साथ में चाहिए ही चाहिए ना। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये सारी चीजें आपको कहां मिल रही है, होटल्स में मिल रही है या फिर रेस्टोरेंट में मिल रही है और या फिर प्लेन में मिल रही है, गॉट द पॉइंट, किसको मिल रही है? टू देयर कस्टमर और पैसेंजर, इज इन द नेचर ऑफ सर्विस, एंड आप उसको गुड्स का नाम नहीं दोगे, ये ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा? अरे सर क्योंकि वहां पे आप प्लेन में क्यों बैठे, इसलिए बैठे क्या? बोले नहीं सर मेरे को तो ना बोले 35,000 फीट ऊपर जाके सैंडविच खाना है, उसके लिए बैठे क्या आप? नहीं ना। किस लिए बैठे थे? सर बोले मुझे तो दिल्ली से मुंबई जाना था और वहां जाते जाते अगर मुझे भूख लग गई तो मैं क्या ले सकता हूं? एक सैंडविच ले सकता हूं। बोले ये समझ में आया, मेन काम यहां पे क्या था? सर्विस था। राइट। वो सर्विस के लिए साथ में हो सकता है कि एक आधा गुड्स जो है वो आपको दे दिया जाएगा, तो इसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। ये समझ में? क्यों? क्योंकि वो सर्विस की कैटेगरी में ही इसको क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। ये समझ में आया क्या? ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। हमने कहा कि अगर आप यहां किसी भी आर्टिकल के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसको बोले आप दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोले आपका होता है जिसे कहा जाता है मूवेबल वाली प्रॉपर्टी, ठीक है,
और दूसरा जो आपका होगा उसे बोले नाम दिया जा सकता है इमूवेबल वाली प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। सो बोले जो प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल वाली होती है इसको बोले आप नाम दे सकते हैं गुड्स। क्या नाम देंगे आप इसको? इसको बोले आप गुड्स का नाम जो है वो बोले आप सिंपली दे सकते हैं। और जिस चीज को बोले गुड्स कहा जाता है, अगर बोले आप इसको खरीदने या बेचने की बात करते हैं, ठीक है, फॉर सेल, सेल का अपोजिट भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बेच रहे हो तो कोई खरीद ही रहा होगा ना। फॉर सेल और परचेज क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है 1930 का वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सर वहीं पे बोले अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो सर ध्यान से, अगर आप इसको सेल या फिर परचेज करने की बात करते हैं तो ऐसे केस में आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट जो आपका होगा 1882 का, ये वाला एक्ट जो है वो वाला आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट जो कि कब का रहेगा? 1882 वाला। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। मोटा मोटी हिसाब किताब जब बोले आप यहां मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो सिंपली बोल सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एनी मूवेबल गुड्स एक्सेप्ट, सीधा सीधा जो अपने को यहां पे समझ में आया, एक्सेप्ट 1 2 3 4। क्या सर? बोले आप यहां एक तो बोले एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं, एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं उनको आप इग्नोर कर दो। दूसरा मनी जो है उसको हटा दो। तीसरा सर्विस जो है उसको भी हटा दो। बराबर है, सर्विस जो है उसको भी बोले आप यहां से क्या कर दो? हटा दो। फिर चौथा बोले जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, ठीक है। और ये ध्यान से सुनिएगा, इवन बोले गुड्स, ध्यान से सुनिएगा, इवन बोले गुड्स विच आर सोल्ड एज पार्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, ऐसे वाले गुड्स जिनको किसके हिसाब से बेचा जा रहा है? पार्ट ऑफ सर्विस के हिसाब से बेचा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब भी गुड्स नहीं है बोले सर। लेकिन एक मिनट, आप बोल रहे हो गुड्स हैं जिनका मतलब गुड्स नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला? हमने कहा भैया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो किस पे लगने वाला है, ये समझ में आया? तो माना कि हो सकता है जनरली आप इस चीज को गुड्स का नाम दे रहे होंगे, बोले अगर ये सर्विस के साथ में दिए जा रहे हैं तो इनको गुड्स नहीं बोला जाएगा, मतलब इनके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके ऊपर सर्विस के लिए अगर कोई लॉ बनाया गया होगा ना वो फॉलो किया जाएगा, ये वाला फॉलो नहीं किया जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो ये बात भाई साहब दिमाग में बैठा लीजिएगा, मोटा मोटी हिसाब किताब, ठीक है, ठीक है सर। सब बोले गुड्स को कहां पे डिफाइन किया गया है कि कौन सी चीज को काउंट किया जाएगा? तो सेक्शन नंबर 2 है, क्लॉज नंबर 7 है, किसका? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। चलिए लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। और ये पॉइंट आई विल से कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है पॉइंट का नाम? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सर 3 अलग अलग टाइप के गुड्स का सेल जो है वो हो सकता है, या उसको बेचने के लिए एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोले किया जा सकता है। कौन से? एक ऐसे वाले गुड्स जो कि आज की डेट में जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, दिख रहा है, ये देखिए ये रहा, ठीक है। या फिर ऐसा गुड जो फिलहाल बना नहीं है लेकिन फ्यूचर में बनने वाला है, मे बी कल बन जाएगा, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, एज द केस में, ठीक है। और तीसरा कंटिंजेंट गुड्स, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा जो गुड्स है वो आएगा भी या फिर नहीं आएगा, एग्जिस्टेंस में वो आएगा भी या फिर नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है बोले, ठीक है। तीनों की बात अपन यहां पे करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, एग्जिस्टिंग गुड्स जो है इनको बोले 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक स्पेसिफिक वाले, दूसरा एसर्टेन्ड वाले, और तीसरा अन एज सर्टेन्ड वाले। मतलब चीजें आपके सामने पड़ी है लेकिन
उनमें से कुछ गुड्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, राइट? कुछ होते हैं जो एसर्टेन्ड वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो कि अनएसर्टेन्ड वाले होते हैं। क्या फर्क होता है सर तीनों में? चलिए बात करते हैं, ये ध्यान से भाई साहब। सर पहला पॉइंट यहां पे आ रहा है एग्जिस्टिंग वाले गुड्स, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है सर? बोले ऐसे वाले गुड्स which are owned or possessed by the seller at the time of contract or the sale। सर 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 ध्यान से सुनिएगा, किसके पोजेशन में होने चाहिए? सेलर के। ये समझ में आए? उसी गुड्स को एग्जिस्टिंग कहा जाएगा। मैं गया दुकानदार के पास में, जाके मैंने कहा सर मुझे ना कार परचेज करनी है, मुझे कार परचेज करनी है, ऐसा मैंने उसको कहा। सेलर ने मुझे कहा सर ये कार जो है वो मैं आपको अगले महीने देता हूं। मैंने कहा क्यों, अभी दो ना। नहीं सर मेरे पास में आने की है। तो क्या मैं उस पर्टिकुलर चीज को एग्जिस्टिंग गुड्स का नाम दे दूं क्या? अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुना। बेसिकली मान लीजिए मैं रहता हूं कहां पे? अकोला में, ठीक है? महाराष्ट्र में एक जगह आती है, नाम क्या है? अकोला, ठीक है? और जिस कार को मैं परचेज करने की बात कर रहा हूं वो उसका प्लांट जो है वो है पुणे में। प्लांट कहां पे है? पुणे में, ठीक है? अब अकोला में जो कार का डीलर था ना, मैं उसके पास गया, उसको जाके मैंने कहा कि सर मुझे ना कार चाहिए। उसने कहा ठीक है सर आप कार लेना चाहते हो ले सकते हो, 15 लाख रुपए जो हैं ये बोले आपको इसके लिए क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे। मैं कहा ठीक है कर देता हूं, ये लो पैसा अभी के अभी, मुझे अभी के अभी कार दे दो। उसने कहा सर सॉरी ऐसा नहीं होता सर, आपको क्या करना है? पहले बोले बुकिंग अमाउंट देना है 50,000 रुपए, आप बुकिंग अमाउंट दे दीजिए, मैं कार को पुणे की प्लांट से अकोला मंगवा लेता हूं। अब मुझे बताओ कि जो कार पुणे के प्लांट में है, बनी पड़ी है, पुणे के प्लांट में बनी हुई रखी है, लेकिन क्या ये अकोला का जो डीलर है उसके पास में है क्या? नहीं सर। तो क्या मैं इसको एग्जिस्टिंग कार बोल दूं क्या? नहीं सर। जो चीज सेलर के पास में नहीं है वो दुनिया के किसी भी कोने में होगी, हम उसको कैसे बोल दे कि वो एग्जिस्टेंस में है? सर लेकिन है, बोले प्लांट में रखिए, तुम्हारे पास है क्या? नहीं मेरे पास नहीं है। तो क्या मैं इसको एग्जिस्टिंग कार बोल दूं क्या? नहीं सर। भले ही वो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, सवाल ये नहीं पूछा गया कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, सवाल ये है तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास मतलब किसके पास? बेचने वाले के पास, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम पे, ठीक है? क्या बोला? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी है क्या तुम्हारे पास? अगर जवाब आता है नहीं, तो क्या मैं उसको एग्जिस्टिंग गुड्स का नाम दूं? ठीक है, चलिए। आर नोन एज एग्जिस्टिंग गुड्स, अगर है आपके पास में अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम पे, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? एग्जिस्टिंग गुड्स कहा जाएगा, ठीक है? सेल और द एक्चुअल सेल में बी अफेक्टेड ओनली ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स। मतलब सर ये वाले गुड्स में सेल नहीं हो सकता, ये वाले गुड्स में भी सेल नहीं हो सकता। सेल किस में हो सकता है? सिर्फ इसी में हो सकता है। बाकी दो में क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल होगा सर पहले, बाद में जब वो गुड्स एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे तब एक्चुअल में क्या हो सकता है? सेल बोले हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा। द एग्जिस्टिंग गुड्स में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन सा? सबसे पहला स्पेसिफिक वाले, ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सर द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। सर मतलब ध्यान से सुनिए, कस्टमर मेरे पास में आता है, आके मुझे कहता है मोबाइल चाहिए, ठीक है? मैंने कहा हाँ मेरे पास में मोबाइल है। सर कहाँ है? मैंने कहा ये देखिए, एक मोबाइल ये रहा, दूसरा मोबाइल ये रहा, तीसरा मोबाइल ये रहा, चौथा मोबाइल ये रहा, और पांचवा मोबाइल ये वाला है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, पांचों के पांचों जो पीसेस हैं मेरे सामने यहां पे रखे हुए, एग्जिस्टेंस में है, यस सर, दे आर इनटू द एग्जिस्टेंस। लेकिन सर आपने कहा मोबाइल चाहिए, कौन सा चाहिए इनमें से? तो आपने क्या किया? आपने स्पेसिफाई कर दिया मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, ठीक है? तो पहली बात तो ये, एग्जिस्टेंस की बात करोगे तो पांचों के पांचों मोबाइल एग्जिस्टेंस में है, लेकिन आपने क्या बोला? मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। तो ये कौन से वाले हो गए? स्पेसिफिक वाले हो गए। क्लियर है ना भाई साहब? ये समझ में आया? ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफिक वाले गुड्स की बात अगर आप करोगे तो क्या कहा गया?
ऐसे गुड्स जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या हो चुका है, आइडेंटिफाई कर लिया गया सर, 5 में से एक आपने उठा लिया है या फिर एग्री कर लिया गया है बाय बोथ द पार्टीज। अभी ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा मेरे को ये वाला चाहिए, मैंने कहा नहीं ये मैं बेच नहीं रहा हूं। भले ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बट क्या मैंने एग्री किया कि ये चीज के लिए नहीं, ये मोबाइल बेचने के लिए नहीं है, सॉरी गलती से मैंने वहां पे रख दिया था। तो क्या मैं इसको स्पेसिफिक गुड्स का नाम दूं ना? ऐसे वाले गुड्स जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए और मैंने भी कहा हाँ ठीक है आप ये ले सकते हो, ये समझ में आया? तो इसे क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स का नाम जो है वो दिया जाएगा। ठीक है सर। नाउ या फिर दूसरे वर्ड्स में, द गुड्स हुज इंडिविजुअलिटी हैज बीन फाउंड आउट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक गुड्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कार का लिया गया भाई साहब, बोले 4 कार खड़ी हैं जो कि अलग अलग कलर्स की हैं, रेड है, ब्लैक है, वाइट है, ठीक है, और येलो कलर है मान लो। ठीक है, आपने क्या किया, शोरूम में खड़ी है, ए नाम का जो बंदा है सिलेक्ट करता है व्हाइट वाली कार एंड एग्री टू बाय इट, राइट? द व्हाइट कार कैन बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड्स। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। ठीक है, दूसरा ध्यान से सुनिएगा, क्या, अनएसर्टेन्ड और जेनेरिक वाले गुड्स। सर इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से, द गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड, जिसको बोले क्या नहीं किया गया है, आइडेंटिफाई नहीं किया गया, एग्री नहीं किया गया है अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। खत्म बात। सर मोबाइल चाहिए, कौन से वाला बताता हूं भाई, ये ध्यान रखना मेरे को मोबाइल चाहिए, ये समझ में आया? सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया है जिसमें यह बता दिया है कि आपको चाहिए क्या, जेनरिक बता दिया आपने, कौन से जेनरिक से जुड़ी हुई चीज आपको चाहिए ये आपने बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली आपने बताया क्या, आइडेंटिफाई किया क्या कि मेरे को ये चाहिए, नहीं। तो जब तक के आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हो उसे क्या कहा जाएगा, अनएसर्टेन्ड गुड्स कहा जाएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। चलिए, are known as unascertained goods. Such goods are indicated or defined by the description at the time of contract of sale. मैंने बोला भाई साहब देखो मेरे को ना एक मोबाइल चाहिए, बोले कौन सा, 11 प्रो होना चाहिए एप्पल कंपनी का, ठीक है। फिर बोले उसका कलर जो रहेगा वो बोले स्पेस ग्रे होना चाहिए, उसका जो ये रहेगा मेमोरी जो होगी वो बोले 64 GB वाली रहनी चाहिए। दैट्स इट। ये समझा? मैंने बता दिया साइज क्या चाहिए, मैंने बता दिया कौन से वाला चाहिए, मैंने बता दिया एप्पल वाला और 11 प्रो वाला जो है वो होना चाहिए, बोले ये मैंने आपको बताया। तो ये बताने के बाद मैंने आपको स्पेसिफाई जरूर कर दिया, लेकिन क्या आपने कहा मेरे पास में बहुत सारे रखे हैं, इनमें से कौन सा चाहिए बताओ, राइट? अगर उस पर उंगली रख दिया तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, जब तक आपने उंगली नहीं रखा उसे क्या कहा जाएगा, अनएसर्टेन्ड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए नाम का बंदा है जिसके पास 10 घोड़े हैं, ठीक है, ही एग्रीड टू सेल 1 हॉर्स टू बी, इनमें से एक तेरे को दे दूंगा बोले, ठीक है। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर सेल ऑफ अनएसर्टेन्ड गुड्स एज द हॉर्स हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मेरे को घोड़ा चाहिए बोले, ठीक है, दुकान के अंदर 10 फोन रखे हुए हैं 11 प्रो वाले, राइट, 10 फोन रखे हुए हैं, आपने अगर उंगली रख दी मेरे को यही वाला होना करके, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक। आपने क्या कहा, भैया मेरे को तो 11 प्रो चाहिए, एप्पल का चाहिए, स्पेस ग्रे का चाहिए, 64 GB का चाहिए, उनमें से कोई भी एक उठा के आपको दे देगा, लेकिन गुड्स सारे के सारे एग्जिस्टेंस में थे तो उसे क्या कहा जाएगा, एग्जिस्टिंग वाले गुड्स, ठीक है। लेकिन क्या उसको स्पेसिफिक बोल दूं क्या, नहीं साहब, दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, अनएसर्टेन्ड एग्जिस्टिंग गुड्स, उनको नाम दिया जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वाला, एसर्टेन्ड गुड्स। ये ध्यान से सुनना सर, बोले जनरली द टर्म स्पेसिफिक गुड्स एंड एसर्टेन्ड गुड्स आर यूज्ड फॉर द सेम काइंड ऑफ गुड्स। मतलब जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, यूजुअली इसी चीज के लिए क्या कहा जाएगा, एसर्टेन्ड भी बोल दिया जाएगा। बट more specifically the term ascertained goods is used to denote the goods which is ascertained after the contract. ध्यान से,
स्पेसिफिक वाले जो गुड्स आपके हैं और एसर्टेन्ड वाले जो गुड्स आपके हैं, दोनों में फर्क क्या है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले डिसाइड किया था और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद डिसाइड किया। ये समझ में आया फर्क क्या है दोनों में? उसमें बोले कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले आपका डिसाइड हो गया था और इसमें बोले कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में डिसीजन जो है वो बोले यहां पे लिया गया। जस्ट सेकेंड। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है साहब, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिएगा, ए हैड 100 बेल्स ऑफ कॉटन, मतलब उसके पास कॉटन की थान रखी हुई है, ठीक है, lying in his godown. He agreed to sell 50 bales of the cotton to Mr. B, who agreed to purchase the same. ठीक है। After making of the contract, the cotton bales to be delivered to B was identified. बाद में आइडेंटिफाई किया। अगर पहले आइडेंटिफाई कर दिया तो स्पेसिफिक, अगर बाद में आइडेंटिफाई किया तो एसर्टेन, and kept separate by A and B agreed to take delivery of the same. In this case, the contract is for sale of ascertained goods, as the cotton bales to be sold are identified and agreed after formation of contract. ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा भाई साहब। क्या बोला अपन ने यहां पे कि सर अगर आप गुड्स के बारे में बात करते हैं तो गुड्स बोले आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं सर? बोले 3 टाइप के गुड्स हो सकते हैं साहब। बोले कौन से? सबसे पहला बोले एग्जिस्टिंग वाले, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, जो सेलर के पास कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम है मेरे पास में, ठीक है, ठीक है साहब। फिर हमने कहा कि ये चीज को भी बोले आप अगर चाहें तो फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्पेसिफिक, दूसरा एज सर्टेन्ड और तीसरा अनएसर्टेन्ड। ठीक है सर, डिफरेंस क्या है तो ध्यान से देखिएगा। सो बोले स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एसर्टेन्ड आइडेंटिफाइड आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अनएसर्टेन्ड सर बोले नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है। कोई भी उठा के दे, सब्जी खरीदने जाते हो भाई साहब, सब्जी जब आप खरीदने जाते हो, आप सब्जी के नाम पे खरीद रहे हो, मान लो ऑनियन, ठीक है, प्याज जो होता है ना प्याज, ठीक है, आप वो खरीदने की बात कर रहे हो। तो जब आपने प्याज खरीदने की बात करी तो आपको सब्जी वाला क्या बोलता है, देख ले भाई साहब कौन सा लेना है, बाद में ये मत बोल देना ये वाला प्याज गला हुआ है, ये छोटा है, ये मोटा है, ठीक है, ऐसा मत बोल देना। यहाँ पे आपको क्या करने का मौका मिलता है, आपको यहाँ स्पेसिफाई या फिर एसर्टेन करने का मौका मिलता है। लेकिन आपने उसको बोला मेरे को ना मिर्च खरीदनी है, या आपने बोला मेरे को ना मटर खरीदनी है, कितने लेगा, बोले 1 किलो। आपने कहा मैं ना एक छांट के लूंगा, वो बोलेगा निकल जल्द, पहली फुर्सत में निकल, है मटर लेनी तेरे को और वो भी तू छाट के लेगा, जल्दी निकल बोले यहां से। ये समझ में आया, राइट। वहां पे आपको एसर्टेन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा बोला जाएगा बंच उठाओ और ये समझ में आया, डन भाई साहब। चलिए फिर आता है उसके बाद में सेकंड वाला पॉइंट, नाम क्या है, फ्यूचर गुड्स। सर ध्यान रखिएगा, फ्यूचर गुड्स में आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। एग्रीमेंट तो सेल हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा क्या, नहीं साहब। जब गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी चीज पे करूं, बोले मैं। तो ध्यान से क्या कहता है, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, अभी तक बने नहीं हैं, आगे चल के बनेंगे। अगर आप बुकिंग अमाउंट देते हो तो मैं कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगवा दूं। दूसरा, या फिर टू बी प्रोड्यूस्ड और या फिर टू बी एक्वायर्ड, बन के तैयार है,
लेकिन वहां से अगर मुझे यहां तक लेके आनी है, आपको बुकिंग अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा, तो मैं वहां पे उनको बोलूंगा कि आप कार को मेरे को यहां पे लाके दे दो। ठीक है, एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये समझ में आया भाई साहब? ठीक है, where a contract of sale for the future good is made, it cannot be called as a contract of sale, it will be called as what? Agreement to sell। ये समझ में आया? ठीक है, एंड उसका आप सेल का नाम नहीं दे सकते हो। इट इज बिकॉज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली एट अ फ्यूचर डेट व्हेन द गुड्स शैल बी मैन्युफैक्चर्ड और इट शैल बी एक्वायर्ड। एग्जाम्पल आप खुद से ही देख लीजिए भाई साहब, सिंपली मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है तीसरे वाला, कंटिंजेंट गुड्स। ये भी बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं। सर बोले शिप आने वाला है, आएगा, इस बात की गारंटी क्या? नहीं यार, गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ आने वाला है। बोले शायद आज आएगा। ठीक है, अरे बोले कब तक आएगा? बोले वो नहीं पता, लेकिन शिप आने वाला है। जैसे ही शिप आ जाता है तो बोले गुड्स मैं आपको दे दूंगा, और नहीं आया तो भूल जाओ, बोले कोई गुड्स नहीं है। गॉट द पॉइंट? यानी कि आज एक काम करते हैं, आज बोले अपन बना लेते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अगर शिप आ जाता है तो मैं आपको सेल कर दूंगा, और अगर शिप नहीं आता है तो ऐसा मान के चल लीजिएगा कि जो आपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था ये क्या है? वॉइड है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। बोले भाई साहब ध्यान से, कंटिंजेंट गुड्स आर द गुड्स the acquisition of which depends upon the happening or non-happening of the contingency or the contingent event। ठीक है, एग्जाम्पल, पी ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल 50 पीस ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल प्रोवाइडेड द शिप जो कि उसको लेके आ रही है वो जगह तक पहुंच जाए। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम्पल आ चुका है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से पढ़ा था। ये समझ में आया क्या भाई साहब? दैट्स इट। तो ये एग्जिस्टिंग वाला हो गया, उसके बाद में ये आ जाएगा यहाँ पे फ्यूचर वाला। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कंटिंजेंट वाला। राइट, अब ये फ्यूचर और कंटिंजेंट के बारे में अपनी लैंग्वेज में लिखना ये आपका होमवर्क है। एग्जिस्टिंग वाला जो ये रहेगा इसको आप सिंपली फोटो ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। रुकते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगली क्लास में जहां पे अपन इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। टॉपिक आएगा इफेक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। अगर हो गया तो क्या होगा? लंबा टॉपिक है भाई साहब, करेंगे अपन अच्छे से बात। राइट, डन।